Hello everybody, welcome to our expert smart class and this is your CDP educator काजोल सिन्हा here again। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत अच्छे से हमने पूरी जर्नी को कवर अप किया है, जिसमें मैंने आपको CDP सीरीज कंप्लीट करवाई है। अभी 2-3 जो टॉपिक्स है वो रिमेनिंग है, उनको हम जल्दी कवर अप करेंगे और इसी के साथ आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। कंप्लीट जितने भी हमारे कंटेंट्स थे, हमारे कंसेप्चुअल जो चीज़ें थी, फैक्चुअल चैप्टर्स थे, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज भाषा और चिंतन हिंदी में, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थिंकिंग। लैंग्वेज एंड थिंकिंग, देखो लैंग्वेज को वैसे तो आप जितने भी हमने टॉपिक्स करवाए हैं उसमें आपने लैंग्वेज के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, बट बेसिकली इट इज़ द होल चैप्टर जो आपको क्या है, क्लियर कंसेप्ट नॉलेज देगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड ना बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी बार आता है, तो इनडायरेक्ट वे में जैसे मैथ्स की पेडागोजी में पूछ लेते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, तो जितने भी 15 मार्क्स के पेडागोजी के सब्जेक्ट है उसमें ये आ जाता है। तो वो मल्टीपल टाइम आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कंसेप्ट में क्या गिवन है। अब बात करेंगे लैंग्वेज एंड थिंकिंग की। तो देखो भाषा और चिंतन यानी कि दोनों आपस में ना रिलेट करते हैं। क्या ये दोनों लैंग्वेज और थिंकिंग आपस में रिलेट करते हैं? देखो लैंग्वेज के बिना थिंकिंग नहीं है और थिंकिंग के बिना लैंग्वेज नहीं है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अब कैसे रिलेट करते हैं उसी को हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। बात करेंगे भाषा के बारे में। जब पूछा जाता है तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। और भाषा और विचारों, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या है, एक बहुत डीप कनेक्शन है। कैसे? देखो आपको अगर सामने वाले को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, आपको क्या करना है, सामने वाले से बात करनी है या फिर उसके आइडियाज, उसके ओपिनियंस को जानना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक लैंग्वेज का यूज तो करेंगे ना, या फिर और कुछ यूज करेंगे। देखो सिंबल का यूज होता है बीच में, लेकिन सिंबल का यूज कब होगा, जब लैंग्वेज होगी। ठीक है। सिंबल भी किसमें आती है, जो एक हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मैंडेटरी है। जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, देखो खुद को ना एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, उसके पास लैंग्वेज नहीं होती मानते हैं, बट वो रोने के थ्रू और हंसने के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करता है। तो वही चीज़ है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें क्या करनी है, अपनी थिंकिंग को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है या फिर इंटरचेंज करना है। क्लियर है? तो कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए लैंग्वेज और थिंकिंग की बात करें। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और कैसे पूरी जो कंसेप्ट वाली चीजें आती है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। भाषा विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, किस प्रिंसिपल्स पर बेस है, यानी कि आप भाषा को कैसे सिद्ध कर सकते हो कि ये इस प्रिंसिपल पर बेस है। तो पहली बात करेंगे, इसमें पहला प्रिंसिपल जो आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, परिपक्वता का सिद्धांत। अब देखो मैच्योरिटी का भाषा से क्या संबंध है, जरा उसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मैच्योरिटी जिस लेवल तक बढ़ती है, देखो जिस लेवल की आपकी मैच्योरिटी होगी, आपकी बॉडी की मैच्योरिटी, आपकी मेंटली जो होती है मैच्योरिटी, वो जितनी डेवलप होगी उतना लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, आपने देखा हो बबलिंग करता है ना, बबलिंग समझते हैं, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है और कुछ वर्ड्स को खा जाता है, तो इस तरीके से बबलिंग करता है बच्चा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो उतना मेच्योर नहीं होता। उसके जो ग्लैंड्स होते हैं, आप देखिए हमारे जिन ग्लैंड से हम बोल पाते हैं, तो उनका पूरा मेच्योर नहीं होता है, मेंटली भी उतना मेच्योर नहीं होता है, तो दैट इज वाई उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। देखो हमारे पास कुछ स्वर होंगे, है ना, कुछ वोवल्स होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, तो भी तो हम कुछ सेंटेंस बना पाएंगे ना। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो चीजें हैं मेन ये है ना, छोटी छोटी चीजें होंगी तभी तो आप वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स के बाद आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और फाइनली उसको आप फिर रिलेट करके अच्छे से बोल पाएंगे। तो ये है आपका मेच्योरिटी का प्रिंसिपल। और इसमें क्या होगा, बोलने में देखो क्या क्या चीज काम करती है, ये कई बार एग्जाम्स में आता है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, टंग और हमारा ये तालु वगैरह, होठ, ये सब गिवन है, आप देख लेना। तो बेसिकली जो हमारा स्वर यंत्र होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बोलने की कोशिश, देखो वही मेन चीज है। वहां से अगर आप वाइब्रेट कर पा रहे हैं अपनी बॉडी के इस पार्ट से, तो क्या है, आप फिर आगे साउंड को जनरेट करेंगे।
ठीक है। तो ये सब जितने भी मैंने बॉडी के पार्ट्स बताए कई बार आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना के कवर अप करिए। चलिए बात करते हैं कि जब परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी होगी इनमें, यानी मैच्योर हो जाएंगे, तो भाषा पर और अच्छा एक कंट्रोल हो जाएगा, एक कमांड हो जाएगी, और क्या होगा, हम अपनी अभिव्यक्ति यानी कि हम एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, और आइडियाज को, थॉट्स को इंटरचेंज कर पाएंगे। क्लियर है सारी चीज? तो ध्यान रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। सिंपल नोट्स बना लेना, इसमें आप क्या लिखेंगे जैसे आपने हेडिंग लिखी तो उसके बाद लिखना कि यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आप लिख के उसमें लिखना कि ये हो गया क्या, लैंग्वेज, और लैंग्वेज किस पर बेस्ड होगा, सारी के सारी ये जितने मैंने मार्क किए यहाँ पर ये लिख लेना, ठीक है, मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल किस रिगार्डिंग बात करता है, द सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। देखो किसी चीज से जब हम लिंक करके, कनेक्ट करके भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। यानी देखो हिंदी में जो याद करना चाहे वो कर सकते हैं, अनुबंधन, किसी चीज से जोड़कर बताना, ठीक है। अब अनुबंधन यानी कि लिंकेज की बात करें हम, तो जब आप और हम छोटे थे, ठीक है, तो जब हम न्यूबॉर्न बेबी थे तो हमें क्या है, हमें कैसे लैंग्वेज, एक तो हमने सुन के सीखी थी। देखो एक तो चीज होती है कि जो हमारी मदर टंग होती है फैमिली में, मतलब बाय बर्थ वो मदर टंग चलती रहती है। वो देखो मदर टंग सबकी अलग अलग होती है, वैसे तो कॉमनली इंडिया की हिंदी है, बट अकॉर्डिंग टू द रीजनल स्टेट, अब साउथ की अलग होगी, तमिल, तेलुगु, नॉर्थ की अलग होती है, हिंदी है वैसे नॉर्थ की। तो ध्यान रखेंगे, जब बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, बच्चा जन्म लेता है, उस टाइम पे बच्चा पहले सुनने की कोशिश करता है ना, जो जो चीजें वो सुनता है, तो धीरे धीरे उनको बबलिंग करने लगता है सुन सुन के, है ना, ये जैसे मदर, फादर और जितने भी फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है। लेकिन उसको ना बाद में जब वो एक प्ले में आता है, मतलब वो 3 से 4 साल का होता है, तो कोशिश की जाती है कि थोड़ा थोड़ा उसको सिखाया जाए, चीजों से कनेक्ट करवा के। जैसे मान लीजिए उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है और उससे कनेक्ट करवाया जाता है कि बेटा दिस इज एप्पल या दिस इज बॉल, वट एवर, आप जो भी आपको सिखाना चाहे, तो आप क्या करते हैं, उसमें आप किसी मीडियम का यूज कर रहे हैं, मतलब किसी जब मीडियम का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लिंक करवा रहे हैं, और लिंक करवा के आप बच्चे को भाषा सिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। ध्यान रखना, ठीक है। और बच्चों मतलब इसमें क्या है, एक चीज पूछी जाती है इसमें, मुझे एग्जाम का तो मतलब लेटेस्ट जो हुआ था अभी याद नहीं है नाम, लेकिन इसमें एक आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि जब हम लैंग्वेज बच्चों को, जब हम लैंग्वेज कनेक्शन के थ्रू सिखाते हैं, कनेक्शन लाइक कि कोई लिंक करवा के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है या फिर कंक्रीट है? ध्यान रखेंगे, इसमें से आपको कौन सा करेक्ट करना है, कंक्रीट यानी कि मूर्त वस्तुओं, क्योंकि अभी आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज दे ही नहीं पाओगे, वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देख सके। मतलब आपको अगर ताजमहल समझाना है तो अभी आप छोटे बच्चों को नहीं दिखाओगे, मतलब समझाने की कोशिश छोटे बच्चों को नहीं करोगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ताजमहल, मतलब उसके सामने नहीं है, ठीक है। जब धीरे धीरे बड़ा होगा फिर उसकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बढ़ती जाती है। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन आपको कंक्रीट सही करके आना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो जो दिखाई दे सके इन सारी चीजों से जोड़कर क्या किया जाता है, बच्चों को उस चीज को दिखाया जाता है और इस तरीके से लैंग्वेज को कनेक्ट करवा के सिखाया जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाज, पहला प्रिंसिपल था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब तक मैच्योरिटी अच्छी नहीं आएगी तो लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होगी। एंड द सेकेंड वन वाज, सेकेंड वन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें जो है सही समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेट करना, देखो इमिटेट मीन्स कि किसी को एकदम कॉपी करना किसी की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन और अनुकरण, ये तो देखो कई बार बड़े लोग भी क्या करते हैं, कॉपी करके सीखते हैं। तो एक तो ये जीवन का, ये तो बड़े लोगों का भी रूल है, लाइफ टाइम चलने वाला खैर प्रिंसिपल है ये। पर अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें किसी बच्चों के बारे में कि वो कैसे सीख सकते हैं, तो दो चीजें तो मैंने वो बताई, और एक होता है इमिटेशन। ये जो इमिटेशन प्रोसेस है ये बचपन में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ये प्रोसेस होता है। मतलब बच्चा जैसा देखता है अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट को, अपने रिलेटिव्स को, स्कूल्स में टीचर्स वगैरह को, तो वो क्या करता है, ही और शी ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट दैट पर्टिकुलर पर्सन, इमिटेट करता है, अनुकरण करता है,
अनुकरण तो आप समझते होंगे हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, किसी को एकदम कॉपी करना, नकल, देखो हिंदी में लिखा हुआ है, अगर अनुकरण समझना है तो नकल। तो नकल कैसे करता है? अब बालक अपने परिवारजनों साथियों की भाषा, अब देखो जैसी लैंग्वेज चल रही होगी ना उसके पर्टिकुलर उसके घर में या जिस रीजन में वो रहता है, वही लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करता है। अब आप हरियाणा चले जाइए, है ना, जैसी वहाँ की लैंग्वेज आपको दिखेगी, मतलब मोस्टली लोगों की, तो वो क्या है भाई, उनकी मदर टंग ही हरियाणवी है ना, घर पे ही वो लोग वैसे ही बोलते हैं। साउथ में चले जाओ, है ना, तमिल के लोगों से बात करके देखो, अगर आपने हिंदी बोल दी ना, आपको बस पटक देंगे वो। तो वही बात है कि सबकी मदर टंग अलग है, और मदर टंग आती कहाँ से है? मदर टंग हर फैमिली के बोलचाल पर डिपेंड करती है, उनका एटमॉस्फेयर, मतलब बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर वो दे रहे हैं, किस टाइप की लैंग्वेज सिखा रहे हैं। अब देखो हिंदी तो ऐसे जनरली सिखाई जाती है, लेकिन सबकी मैंने आपको बता दी कि मदर टंग का एक जो टोन होता है ना, एक्सेंट होता है, एक्सेंट हर जगह पे चेंज है, ठीक है। हिंदी के ही अगर मैं बताऊं तो एक्सेंट हर 40 किलोमीटर पे एक्सेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, थर्ड प्रिंसिपल याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनबॉर्न थ्योरी। इनबॉर्न थ्योरी किसने दी? जिसको हिंदी में कहते हैं भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चॉमस्की, नोम नहीं आता इतना, बट एक बार आप देख लेना, क्या ही बुरा है फिर इसमें। चामस्की ये ज्यादा आता है, चामस्की नहीं, इंग्लिश में इनको चॉमस्की करके बोलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो चॉमस्की ने क्या किया था, मतलब इन्होंने भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। इन्होंने कहा कि पहले ना लैंग्वेज आती है इंसान के अंदर, तो उसके बाद थॉट प्रोसेसेस आते हैं। ध्यान रखना, चॉमस्की ने क्या कहा था कि भाषा इनेट है, यानी कि जन्मजात है। पहले भाषा आती है किसी के अंदर, किसी भी पर्सन XYZ, उसके बाद वो सोचना शुरू करता है। बात इनकी देखो सही है ना, मतलब मैं कह सकती हूँ 90% सही है, क्योंकि आप ना किसी चीज को के बारे में भी आप सोच रहे हो, मैं सोच रही हूँ, आप, अब कोई भी देखो, अभी तो नहीं सोच रहे होगे आप, अभी तो पढ़ाई कर लो, सोचोगे तो फिर जो है फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अभी फिलहाल मैं ये कह रही हूँ आपको कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस लाते हो, तो एक भाषा का यूज आप जरूर करोगे। अब वो भाषा आपकी मातृभाषा है, आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर। तो ध्यान रखना, पहला जो वर्ड यानी किसने एम्फेसाइज किया था, चॉमस्की ने। तो इसमें प्रॉपर नोट्स आप ऐसे बनाएंगे कि चॉमस्की का जो फर्स्ट वर्ड था, मतलब उनके लिए जो पहली चीज थी वो क्या थी? लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, अब लैंग्वेज की बात करें तो ये भी कई बार आता है प्रीवियस ईयर में कि ये जन्मजात है, यानी बायबॉर्न है, या फिर ये एक्विजाइड की गई है। तो ध्यान रखना, ये इनेट है, बाय बर्थ, ठीक है। उसके बाद है कि ये कहता है कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। देखो, माइंड में डिवाइस का मतलब कि नेचुरली बाय बर्थ डिवाइस हर इंसान के अंदर है, ऐसा कौन कहते हैं? चॉमस्की। उनका कहना है कि देखो, उस डिवाइस की वजह से ही हम कोई भी, मतलब हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहे ना, हम सीख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि भैया हमारा मतलब सीखने का एक माइंड अच्छा होना चाहिए, हमारा वो चीज है, हमारी डिवाइस अच्छी होनी चाहिए माइंड में, सो वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो भी हम चाहे, ठीक है। अब वो डिवाइस का नेम कई बार आ जाता है ना, अगर आप PYQ करते हैं, जो बच्चे लगाते हैं उन्हें पता होगा कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये डिवाइस का नाम आप LED करके याद कर लेना, और अपने नोट्स में प्रॉपर ऐसे ही बनाना, ठीक है, इस तरीके से। अब LED हमारे अंदर कैसे है, यानी कि लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन एंड D फॉर डिवाइस, यानी कि भाषा, ठीक है। इसको आप अधिग्रह या वट एवर आप इसको कहना चाहो, एक है यंत्र। तो लैंग्वेज, एक्विजिशन और डिवाइस, ये तीनों चीजें हमारे अंदर है, और पूरा नाम इसका क्या हो जाता है? पूरी एब्रिविएशन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। और ये डिवाइस के बारे में कहा किसने था? चॉमस्की ने। डन। तो यानी कि सबसे ज्यादा भाषा पर जोर देने वाले जो व्यक्ति थे, दैट वाज नॉम चॉमस्की। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, और जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया रिवीजन होगा, और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो, इन्होंने ना एक और चीज कही थी, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी भाषा होती है, वो जब हम सीखते हैं ना, तो हम उसमें ग्रामर ऐसा नहीं करते ना। देखो, अब आप लोग हो, हम हैं, हम मोस्टली इंडियन जो फैमिलीज है उसमें हिंदी का यूज ज्यादा किया जाता है। अब ऐसा नहीं है ना, कितनी भी बड़ी फैमिली ले लो आप, मिडिल क्लास ले लो, अपर क्लास, भले ही लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोलते होंगे, लेकिन जो सबसे पहली लैंग्वेज बोलते हैं वो हिंदी होती है,
ठीक है। तो हिंदी मोस्टली बोली जाती है सभी घरों में, और हिंदी को सीखने के लिए बच्चा को आप सिखाते नहीं हो। जब बच्चा मतलब नया बच्चा होता है और उसमें आप ऐसे नहीं सिखाते कि बेटा ये देखो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक की है आपने, हिंदी में मात्रा ऐसे लगाओ। ऑल्दो वो स्कूल में चलता है, लेकिन बोलने के पर्पज के हिसाब से बच्चा एकदम सही बोलता है, ठीक है। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा इनकरेक्शन हो उसकी भाषा में, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। मतलब ग्रामर भी हमारे अंदर ही है, यानी कि हमारी माइंड में वो डिवाइस जो मैंने अभी बताई है उसके अंदर ही ग्रामर फिक्स्ड है, ठीक है। और वो भी कैसे, बाय बर्थ। तो ध्यान रखना, ग्रामर को बाय बर्थ बताया है। ये भी कई बार आता है कि बाय बर्थ बताया है या फिर एक्वायर्ड, तो आपको किसके टिक करना है, बाय बर्थ। क्लियर है, ठीक है। और एक और चीज इसके बारे में पूछी जाती है, ये किस टाइप की ग्रामर है, ये है यूनिवर्सल। मतलब आप ना अगर फॉरेन मतलब जितने भी फॉरेन कंट्रीज के बच्चों को देखो, तो जब वो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं और धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं, तो भाई इंग्लिश ही बोली जाती है मोस्टली कंट्रीज में। तो इंग्लिश जैसे उनका इन्वायरमेंट होता है, उनकी फैमिली का, पेरेंट का, रिलेटिव्स का, वो इंग्लिश बोलते रहते हैं स्पीड में, बच्चा भी वही सेम चीज सीख जाता है बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हमारे अंदर, हम हमारी फैमिली में जो भी चल रहा होता है, हम उस लैंग्वेज को बाय बर्थ ही मतलब हमारे अंदर डिवाइस होती है और हम उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो ये जो बार बार आ रहा है ना, जन्मजात यानी कि बाय बर्थ, इनबॉर्न टैलेंट, तो ये इनबॉर्न टैलेंट, इनबॉर्न डिवाइस हमारे अंदर शुरू से है। ध्यान रखिएगा, ये बात किसके द्वारा कही गई है, नोम चॉम्स्की। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे कि चॉम्स्की ने 2 लेवल बताए हैं। तो 2 लेवल क्या है लैंग्वेज के, फर्स्ट वन इज सरफेस लेवल। अब देखो सरफेस लेवल क्या होता है, सरफेस से आप पता लगा सकते हो, है ना, ज्योग्राफी जिनको अच्छे समझ में आती है, वैसे बहुत कॉमन सी चीज है सरफेस, यानी कि ऊपर ऊपर से, है ना। तो ऊपर ऊपर से यानी कि सरफेस लेवल पे क्या स्ट्रक्चर बताया है किसने, चॉम्स्की ने। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब मतलब एज ग्रुप जो होगा बच्चे का बहुत लिमिटेड होगा, यानी कि आप मान के चलो 2 से 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा आप ले लो, तो वो क्या करेगा, वो ध्वनियों को वो कोशिश करता है, ये नहीं कि वो एकदम से सेंटेंस बोल देगा बहुत बड़ा, वो धीरे धीरे कुछ सुर लगाएगा, सुर नहीं शब्द, वर्ड्स लगाएगा, कुछ ध्वनियां निकालेगा। तो जैसे कि आपने सुना होगा, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, ये कहना सीखता है, खाना पीना मम्मी पापा, है ना। तो ये सब वर्ड्स, ये कौन सा लेवल सीख रहा है बच्चा, सरफेस लेवल। ध्यान रखना, सरफेस, और सरफेस से आप क्या लगाओगे कि सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स। तो एक ट्रिक से भी आप कर लो, ट्रिक मैंने बता दी है कैसे करोगे। सरफेस में मतलब ऊपर ऊपर के वर्ड, यानी कि छोटे छोटे, लाइक मम्मी पापा, खाना पीना, ताया ताइया, ठीक है, ऑल दिस। उसके बाद बात करेंगे डीप लेवल की। डीप लेवल क्या होता है, मतलब इसमें बच्चों या बच्चा सीखता है ना, तो उसके उसका मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल होती है वो सेंटेंस। आई बात समझ में, मतलब बच्चा ऐसे ही कुछ नहीं बोलेगा, जो भी वो कुछ बोलेगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। और हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, बट वो धीरे धीरे सुधर जाती है। तो ये मैं बता रही थी, ये एज ग्रुप आप लगा सकते हो कि ये 5 ईयर्स के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है ना, 5 ईयर्स के बाद बच्चा कोशिश करता है कि वो ठीक से सेंटेंस को क्रिएट कर सके। क्लियर है इतनी बात। चलिए चलो ये एक बार रिवाइज कर लो दोबारा से। नॉम चॉम्स्की ने कितने लेवल्स बताए थे, 2 लेवल। फर्स्ट लेवल कौन सा है, सरफेस, जिसको हिंदी में सतही बोलते हैं। सेकंड वन इज डीप लेवल, जिसको बोलते हैं गहरी संरचना। सतही यानी कि सरफेस में कुछ छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे, ठीक है, और जो आपका डीप लेवल है उसमें कुछ सेंटेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चे की आप फोटो देख लो, है ना, अच्छा बच्चा है, होते नहीं है ऐसे इतने अच्छे बच्चे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चिंतन यानी कि थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग की, अब देखो लैंग्वेज तो एक ना, एक अगर थिंकिंग की बात करें तो लैंग्वेज उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा पड़ जाता है। ऑल्दो लैंग्वेज के बिना कुछ नहीं है। देखो अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप सामने वाले से बात कैसे करोगे, कॉन्वर्सेशन कैसे करोगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस या सामने वाले के आइडियाज को कैसे आप पहचानोगे। तो लैंग्वेज मैंडेटरी है, लेकिन लेकिन थिंकिंग उससे भी ज़्यादा मैंडेटरी है। अब थिंकिंग क्या है, आपने सुना होगा ना कि बोलने से पहले सोच लो या सोच समझ के बोलो, तो वो वाली चीज़ है। अब थिंकिंग के बारे में कैसे पूछा जाता है फिलहाल हम देखते हैं। तो किसी भी जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकालना हो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न, लिखा है ना, मन में जो विचार, यानी कि हमारे जब हम कोई भी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो वहाँ भाषा उतनी काम नहीं आती, वहाँ हम क्या करने लगते हैं, वहाँ हम थिंकिंग करने लगते हैं। मान लो मेरे साथ या आपके साथ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलते नहीं रहोगे ना, है ना, कि बोले ही जा रहे हो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा।
वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको थिंकिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यानी कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार क्या कहलाते हैं? थिंकिंग यानी कि चिंतन। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या चाहिए? हमें थिंकिंग तो करनी पड़ेगी भाई। और थिंकिंग भी आप क्या करोगे? अब देखो, थिंकिंग अगर लैंग्वेज ही नहीं है तो थिंकिंग क्या करोगे? सोचोगे तो भाई कुछ तो सिंबल होगा माइंड में, कुछ कुछ भाषा, कुछ मीडियम लेके सोचोगे, तो वही है, वहां पर आपकी फिर क्या काम आ जाती है? वहां पर आती है लैंग्वेज। लेकिन थिंकिंग के कंपैरिजन में लैंग्वेज थोड़ा सा जो है वो डाउन हो जाता है। बाकी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको कंसेप्चुअल जो चीज़ थी वो क्लियर कर दिया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी आपकी क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, चिंतन का आरंभ, यानी कि अगर देखो थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है। देखो, अब किसी को ऐसे तो शौक नहीं लगा पड़ा है कि खामखा सोचने लग जाएगा कुछ भी, है ना? कि मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता ना जो खामखा परेशान होना चाहता है या ऐसे ही माइंड चलाना चाहता है अपना। कोई प्रॉब्लम आती है, उसके सॉल्यूशन के लिए इंसान सोचता है। विचार हमारे माइंड में कब जन्म लेते हैं, यानी कि थिंकिंग, जब कोई भी सामने प्रॉब्लम हो और हमने उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, और उसके लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम रेगुलरली एकदम कॉन्टिन्यूसली बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। डन है इतनी बात? वैसे ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। चलिए, तो इस तरीके से बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ये थिंकिंग चलेगी कब तक? देखो, ये स्टार्ट हुई कब? जब हमारी प्रॉब्लम जब हमारी क्या हुई? स्टार्ट हुई। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई तो हमने थिंकिंग करना स्टार्ट किया। थिंकिंग एंड कब होगी, यानी कि सोचना बंद कब होगा? सोचना बंद होगा जब हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, हमें समाधान, सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हमारी थिंकिंग भी क्या हो जाएगी? खत्म। तो स्टार्ट हुई प्रॉब्लम से और एंड कहां पर हुई? सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन पेडागोजी में आते हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसकी जो टाइप्स है वो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि टाइप्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बहुत लोगों को। अभी तक तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, ओके था, लेकिन अब टाइप्स पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार। चलो, एक होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब देखो, ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग दोनों में डिफरेंस है। ऑटिस्टिक का मतलब क्या? सॉरी। अब देखो, ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या है? ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो, यानी कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो जिसका कोई कोई रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप सोच रहे हो कि भाई, मतलब आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, है ना, आप बड़े आलसी हो और आप पढ़े पढ़े सोच रहे हो, अरे मैं तो इतना पढ़ूंगा या इतना पढ़ूंगी, मैं आईएएस बनूंगा, है ना, और आप मुझको कुछ करना नहीं चाह रहे हो, बस सोच ही रहे हो, ख्वाबों की दुनिया में हो। तो वो जो चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, अगर करती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो बिना मेहनत के कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो एक ख्वाबों की दुनिया मत सजाना, वो आगे खतरनाक साबित हो जाती है। खैर, आर्टिस्टिक थिंकिंग, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था खैर आपको। तो आर्टिस्टिक थिंकिंग क्या? ऐसी कल्पना करना जिसका कोई भी वास्तविक स्वरूप ना हो, यानी कि इंसान खुद में दोपहर में सपने देख रहा है ना, और कभी कभी सपनों में इतना खोया है कि वो फिर सामने वाला क्या कह रहा है वो भी नहीं समझता है। तो आर्टिस्टिक थिंकिंग होती है क्या? जो रियल थिंकिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलिस्टिक। अब देखो, हिंदी में करोगे ना तो दिमाग खत्म हो जाएगा, है ना, यथार्थ। खैर, रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या है? यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित, यानी कि रियल थिंकिंग क्या है? जब आप कुछ रियल चीजों के बारे में सोच रहे हैं। लाइक अब आप जैसे मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में यह है कि मैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं अच्छे से मेहनत करूंगी और मेरा जो है कोई भी टीचिंग एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा अगर मैं बहुत अच्छे से उस पर फोकस करूंगा। आई बात समझ में? यानी कि ये रियल है, आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा उसके पीछे का प्रोसेस आप अच्छे से निभा पा रहे हो तो आप फिर डेफिनेटली आप उस एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे। डन है? तो रियलिस्टिक और ऑटिस्टिक दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ऑटिस्टिक में नॉट रियल रहेगा, ठीक है, और रियलिस्टिक में जितनी भी चीजें रहेगी वो कैसी रहेगी? रियलिटी के साथ। ठीक है, एक तो होगा नॉट रियल और एक क्या होगा? रियलिटी। डन है दोनों चीजें, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। अब रियलिस्टिक थिंकिंग में क्या है, देखो जो भी आप सोचते हो एक तो रियल होना चाहिए, ठीक है। रियल मतलब कि ठीक है आप उसको पूरा मतलब देखो वो फ्यूचर की बात है कि वो पूरी हो या ना हो। अब आप सब एग्जाम्स दे रहे हो सारे लोग, कभी कभी क्या होता है कि कोई फर्स्ट टाइम में नहीं निकल पाता है, सेकंड टाइम में नहीं निकल पाता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये तो होता है ना कि आप कोशिश तो कर रहे हो एटलीस्ट, और चांसेस है 90% की हो जाएगा। मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, बट क्या मैं कह रही हूँ कि 90% चांसेस है कि हो जाएगा। तो वही चीज है, वही रियलिटी वाली जो थिंकिंग है दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक में भी 3 टाइप की जो है, पहली है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन। कन्वर्जेंट का मतलब कि क्या, अब देखो कन्वर्ज एक ट्रिक से याद कर सकते हो, अगर जिसको याद नहीं होता, हिंदी में तो देखो थोड़ा दिक्कत आएगी, अभिसारी चिंतन करके है, जो याद कर सकता है वो याद कर लेना। फिलहाल आप देखो इसके ट्रिक में बता रही हूँ। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब बिल्कुल, मतलब जिसमें एक ही पॉइंट पर आप क्या रहो, फोकस रहो। अब देखो एक ही पॉइंट पर फोकस, मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट बनाया, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर फोकस जब कोई चीज है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी कि अगर जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो वो क्वेश्चन होना ऐसा चाहिए कि जिसका आंसर सिर्फ एक ही हो, उसके मल्टीपल आंसर्स ना हो, ठीक है। तो ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, लाइक कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ यूपी की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल, आपने बच्चों से पूछा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन के आंसर एक ही होंगे, आप कुछ भी इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करवा सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके मल्टीपल आंसर होते हैं और जो किस पर बेस्ड होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पर, ठीक है। तो इसी तरीके से कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, इसमें जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही पॉइंट होता है, वो एक ही पॉइंट पे फोकस रहती है, जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है, जैसा ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको बोला जाता है क्लोज एंडेड, यानी कि बंद अंत, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इनको, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ध्यान रखना, मतलब ये तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जो बच्चे देते हैं एग्जाम्स, जिन्होंने सी टेट, रीट का पेपर, एमपी टेट वगैरह सब मतलब मोस्टली में ट्राई किया है, तो उन्हें पता होगा, या जो पीवाईक्यू लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हें पता है कि ये जो कन्वर्जेंट वाली बात है ना, कन्वर्जेंट और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली यू विल मार्क रॉन्ग आंसर, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब एक ही पॉइंट, और एक ही पॉइंट का मतलब आप समझ जाना कि एक क्वेश्चन का एक आंसर, मल्टीपल आंसर का कंसेप्ट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लोज एंडेड, कन्वर्जेंट, ठीक है। रिलेट करके इसको नोट ऐसे बनाना। चलिए आगे हम बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखो डाइवर्जेंट, डाइवर्ट का मतलब तो आप सब समझते हैं, डाइवर्ट मतलब कि जब जब एक ही क्वेश्चन के या एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक ही होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं होती, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अभी जैसे लाइफ में सबकी प्रॉब्लम चलती रहती है, देखो प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो प्रॉब्लम्स के हम बहुत सारे सोल्यूशन खोजने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की थिंकिंग जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप आपको एग्जाम देने हैं, दो एग्जाम है आपके इंपॉर्टेंट, और दोनों एग्जाम सेम डे पर है, ठीक है। और आप ऐसा भी नहीं है कि आप उस मतलब अलग अलग टाइम में भी नहीं है, टाइमिंग भी एक है, शिफ्ट भी एक है। तो आपको वहां पर थोड़ा सा डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला एग्जाम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरा वाला। तो वहां पर आपको थोड़ा सा और क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो इसमें समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति और क्रिएटिविटी, ध्यान रखना, डाइवर्जेंट थिंकिंग में कई बार आता है इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, और दूसरा आता है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी और ये इमेजिनेशन, ये बहुत बार आ चुका है, इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, देखो इमेजिन करना। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, तो हम ना पहले इमेजिन करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं।
है ना, या फिर हम अगर ऐसे काम को करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या दूसरी तरीके से काम को करने पर रिजल्ट क्या होगा, इमेजिन करना शुरू किया हमने। ठीक है, और हम साथ में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी कैसे दिखाओगे भाई, कि आप सोचोगे कि ठीक है, अगर मैं इस काम को इस तरीके से इसमें कुछ नया करके करूं तो हो सकता है कि बच्चा अच्छे से सीख जाए, या हम सामने वाले को कुछ अलग तरीके से सिखाना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए तो हम क्रिएटिविटी उसमें करें। तो इस टाइप की थिंकिंग इज कॉल्ड व्हाट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार से हल निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल है ना कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। मान लो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, दिल्ली के बारे में कुछ अच्छा बताओ, तो आप 3-4 पॉइंट सब अलग अलग कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। ऑल्दो आपको बताने नहीं है, जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि इसके आंसर मल्टीपल हो सकते हैं, कोई भी एक फिक्स्ड आंसर नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान ओपन, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ओपन एंडेड। ध्यान से सुन लो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, ओपन एंडेड, यानी कि इसके आंसर्स इतने सारे होंगे कि आप क्या है, आप कोई भी आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये दिल्ली वाली मैंने एग्जांपल दे दिया, या अगर मैं आपको बताऊं, आपसे पूछूं कि आपकी सिटी के बारे में कुछ अच्छा बताओ, आपकी फैमिली के बारे में कुछ अच्छा बताओ, तो सब मल्टीपल आंसर्स देंगे, तो वो एक वैरी करता है, और इस टाइप के क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप की जो थिंकिंग होती है वो होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक, यानी कि देखो आलोचना, वैसे आप समझते हो ना कि हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को। क्रिटिसाइज का मतलब सामने वाले के बारे में बुरा भी देखना और उसके गुण भी देखना, तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। क्रिटिकल थिंकिंग में आप क्या करते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, कुछ बड़ा काम या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बहुत वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसके अगर हम ऐसे जाए तो क्या नेगेटिव हो सकता है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसके डिफेक्ट्स क्या है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, और ये सब चीजें देखते हुए जब हम स्वीकार करते हैं और कौन सी थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, तो इस टाइप के जो मतलब ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लाइफ में कुछ बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आप सोचोगे, देखो वैसे तो ये है कि आपको अगर कुछ बनना है, तो अगर आप प्राइवेट बनना चाहते हो तो फिर उसके लिए तो अलग अलग फील्ड है, गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मोटिव क्या है, ठीक है, कुछ बनने का, या फिर आप क्यों बनना चाहते हो कुछ भी, या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग, आपके पास बहुत सारे जो है आंसर्स होंगे सब। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो थर्ड टाइप ऑफ थिंकिंग विल बी कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन। फर्स्ट हमारा था क्या, देखो फर्स्ट आप यहां से देखो, फर्स्ट अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में क्या था, एक ही पॉइंट पर फोकस था। उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट पे क्या था कि डिफरेंट काइंड से डाइवर्ट हो रहे थे आंसर्स। उसके बाद थर्ड हमने देखा था क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, जिसको हमने क्वालिटी और फॉल्ट्स दोनों के साथ एक्सेप्ट किया है, ऐसी थिंकिंग को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे चिंतन के सामान्य प्रकार, यानी कि थिंकिंग के और क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो ये तो था कि देखो वो तो मेन टाइप्स थे ही, लेकिन अभी जो हम नेक्स्ट लेवल के टाइप्स पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो आप ये सारी चीजें वैसे मेरे प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ी चुकी हो, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसमें बस डिटेल्ड मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, एक तो है कंक्रीट थिंकिंग, यानी कि जो चीजें सामने हैं, कंक्रीट का मतलब क्या कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, सामने है, मूर्त है, हिंदी में मूर्त बोलते हैं। तो उस चीजों को आप क्या करते हो, जब सोचते हो उनके बारे में, तो वो क्या होता है, प्रत्यक्षात्मक। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक। और ये ना एक लो लेवल की थिंकिंग होती है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, ये आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। मान लीजिए
आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई है और आप उसके बारे में देख के सोच रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा ना जोर नहीं लगा रहे हो माइंड पे, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब लो लेवल की थिंकिंग हो रही है और इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं। तो ऐसे थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब दूसरी टाइप की जो थिंकिंग होती है दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रत्यय। देखो, प्रत्यय यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या? जो अमूर्त है चीजें, जो चीजें आपके सामने नहीं है, उसे हम उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो आप कैसी थिंकिंग कर रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट यानी कि प्रत्ययात्मक। देखो, प्रत्यय समझ नहीं आएगा आपको, आप एब्स्ट्रैक्ट से याद रखना। तो ऐसी थिंकिंग को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हो? मान लो आपको आपके सामने कोई भी चीज नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। लाइक अगर आपको जो है किसी डॉक्टर के बारे में सोचना है, किसी साइंटिस्ट के बारे में आप सोच रहे हो और साइंटिस्ट आपके सामने नहीं है, तो जब आप सोचते हो तो आपको उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे थिंकिंग आप कर रहे हो। मान लीजिए आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोच रहे हो, तो क्यों सोच पा रहे हो? क्योंकि आपको उनकी नॉलेज है कि वो पर्सन कौन है, या फिर उन्होंने किस फील्ड में काम किया है, क्या क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे इसरो के रिगार्डिंग कह लो आप, या फिर हमारे देश के लिए उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो सारी चीजें, तो आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल थिंकिंग करोगे। और यहाँ पर थिंकिंग भी कैसे करोगे? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वो चीजें जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके की थिंकिंग को हम क्या कह रहे हो? इस तरीके की थिंकिंग को यू आर कॉलिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर मैं जनरल टाइप्स के बारे में बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कंक्रीट यानी कि प्रत्यक्ष, और एब्स्ट्रैक्ट जो कि प्रत्यय होती है, यानी कि जो दिखती नहीं है सामने। क्लियर है? इसमें और भी चीजों के बारे में आप सोच रहे हो जो सामने नहीं है। लाइक आपने कोई भी मतलब आप किसी भी एस्पेक्ट के बारे में सोच सकते हो जो आपके सामने नहीं है, और उसके बारे में सोचने में आपको जोर भी डालना पड़ रहा है। डन है इतनी चीज? चलिए, तो ये तो कुछ जनरल टाइप्स। इससे पहले हमने मेन टाइप्स पढ़े थे। अब कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ताकि यू विल बी एबल टू नो कि कितना आप सीख पाए हैं और कितनी आपकी तैयारी चल रही है। देखो, कंसेप्चुअल मैं बार बार कहती हूँ कई बार वीडियोस में, कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं होता है। जब तक आपको ये एक आइडिया नहीं होगा फॉर्मेट का कि प्रीवियस ईयर्स में आता क्या है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ किस थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा वेटेज रहता है और किससे कम, तो तब तक आपका कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस के साथ, है ना, कंसेप्ट जो क्लियर करवा रही हूँ मैं, वो क्वेश्चन के साथ लगवा के, थोड़े थोड़े क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो एक पीवाईक्यू की सीरीज आ जाएगी, है ना, प्रॉपरली 100+ क्वेश्चन की। बट अभी फिलहाल आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना आता है। चलिए बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा है देखो, मेटाकॉग्निशन ये बता दूं मैं आपको क्या है, परासंज्ञान। देखो, संज्ञान का मतलब होता है कि जो चीज आपके नॉलेज में आ रही है, और मेटाकॉग्निशन का मतलब कि आप एफर्ट डाल रहे हो कि उस नॉलेज को और कितना आप गेन कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन। एक होता है एनालिसिस, विश्लेषण। भाई, जब आप सोच रहे हो किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के बारे में, तो आप विश्लेषण तो करोगे ना, मतलब एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का मतलब क्या? कि आप प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ोगे, सोचोगे कि इस पार्ट को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो सेकंड वन भी हमारा ठीक होगा। थर्ड वन देखते हैं, रिफ्लेक्शन यानी कि मनन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, हम ना कई बार क्या करते हैं जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज के बारे में, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मान लीजिए फैमिली में या कहीं पे, तो आप एकदम से ना ऐसा नहीं करोगे ना कि मैं फटाफट से इसका डिसीजन ले लूं कि मुझे क्या करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो वहां पर आपके साथ क्या होगा? वहां पर आप रिफ्लेक्शन लेते हो। रिफ्लेक्शन का मतलब खुद के आंसर को एक बार जांचने की कोशिश करोगे कि क्या जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, ठीक है, इससे पहले कि मैं उसको अप्लाई करूँ। तो तीनों आ जाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें? आई होप नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 क्या कह रहा है?
तो ये तो वैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था। अगर अभी तक किसी ने एनईपी वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जो है ना, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्लेलिस्ट में आप एनईपी चैप्टर पूरा एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको मैंने अच्छे से कंसाइज करके एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है जिस वे में प्रीवियस ईयर आते हैं। तो आप वहां से जाकर देख लेना क्या एनईपी 2020 के बारे में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि क्या है उसमें। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि केवल पूर्व निर्धारित यानी कि बी फोकस ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट। देखो एक और चीज समझो, जब किसी भी ऑप्शन में ना केवल यूज होता है ओनली, तो उसे तो वैसे ही आप कट कर दिया करो। ओनली जो है एक नेगेटिव उसमें जाता है, ठीक है। सीडीपी के अकॉर्डिंग ओनली नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक साइकोलॉजी है, ये पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है, इसमें ओनली को एक नेगेटिव वर्ड में शामिल किया गया है, तो ओनली वाला तो वैसे ही काट दो आप इसमें, ठीक है, कट। उसके बाद है फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई बात तो सही है, एनईपी फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। चलिए, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, यानी कि सीखने वालों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, ये भी सही है। बी इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, और जो भी वो इंक्वायरी करता है मतलब खोज करता है, वो क्या करता है, डिस्कवरी ओरिएंटेड। सही बात है, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऑप्शन ढूंढिए, सेकंड थर्ड फोर्थ कहां पर है, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की द सेट ऑफ रूल्स लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि चॉम्स्की के अकॉर्डिंग सेट ऑफ रूल्स जो ह्यूमन ब्रेन में होता है उसे क्या कहते हैं। याद करिए, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है, एलईडी के बारे में, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यही तो पढ़ा है हमने। तो इससे ही ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताओ चॉम्स्की ने क्या बोला था, ग्रामर बॉक्स बोला था, यूनिवर्सल बोला था, इंटीग्रेटेड बोला था, या मैनुअल। अब देखो हिंदी में पढ़ने जाओ तो बड़ा अजीब सा है, देखो सार्वभौमिक एकीकृत, तो जो जिनको याद हो जाता है हिंदी में वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंग्लिश में बहुत अच्छे से, और ये इतनी बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं है, नॉर्मली है, ग्रामर बॉक्स है, यूनिवर्सल है, इंटीग्रेटेड है या मैनुअल है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर कहा गया है किसको, सेट ऑफ रूल्स को, जो कि किसके ब्रेन में होती है, ह्यूमंस की। आई बात समझ में? और किसने बोला था ये, नॉम चॉम्स्की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, एक क्रिएटिव चाइल्ड में क्या होना मतलब होता है। अब क्रिएटिव चाइल्ड है तो मैंने एक चीज आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है, देखो सारी की सारी ट्रिक्स यहाँ काम आ रही है। क्रिएटिविटी किसके साथ बताई थी, क्रिएटिविटी मैंने बताई थी अभी, जो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। कोई ऐसे जो ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें हम कुछ लोग कोशिश करते हैं कि क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व किया जाए। तो उस टाइप की थिंकिंग कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट, खुद बताइए आप। चलिए आप थोड़ा सोचिए फिर मैं बताती हूँ। डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स, बताइए इसको। चलिए जिस जिसको आ जाए मतलब वीडियो स्टॉप करके कमेंट्स में लिख देना, फिलहाल बता रही हूँ मैं आपको। तो क्रिएटिविटी किसके साथ होगी, देखो डाइवर्जेंट, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही आंसर हो सकता है। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं हम। और क्या हो सकता है, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यानी कि 1 3 4 कहां पर है, 1 3 4, ये ऑप्शन नंबर 3 में है 1 3 4, यानी कि 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि लैंग्वेज जो होती है उस पर किसका इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत पहले, खैर मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही आपको बताया था कि लैंग्वेज पर दोनों का इक्वली इफेक्ट रहेगा, इन्वायरमेंट का भी और हेरिडिटी का भी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का इक्वली इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, लैंग्वेज पर। तो यहाँ पर आप ढूंढ लो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में जेनेटिक्स है तो इसे कट करो, एनवायरमेंट ओनली कट, जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरमेंट, यानी कि जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है और एनवायरमेंट का भी, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। फोर्थ में देखो इन्होंने क्या दिया है, ना ही जीन्स और ना ही एनवायरमेंट, है ना, उड़ते उड़ते भाषा सीखेगा फिर तो बच्चा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एज पर जीन पियाजे's आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जहां भी जीन पियाजे का नाम आप सुनते हो, देखो लैंग्वेज वाले उसमें भी ये रिलेटेड है। जीन पियाजे सुनते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि इन्होंने ना मतलब भाषा पर मेन फोकस नहीं किया था, इन्होंने कहा था बुद्धि, कॉग्निशन, कॉग्निटिव थ्योरी थी इनकी मेन। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनका मेन टॉपिक था, ध्यान रखना। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, एज पर जीन पियाजे's आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, तो इन्होंने कहा कि भैया ट्रू कौन सा है इनमें से, विच वन इज ट्रू। तो थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, क्या जीन पियाजे ने थॉट पर बात की थी या लैंग्वेज पर? क्लियरली मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, कॉग्निटिव यानी कि बुद्धि, और बुद्धि किससे रिलेटेड है, थॉट से। तो ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, फर्स्ट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि थॉट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। अच्छा एक और चीज इससे मैं आपको बता दूं, एक तो थे वाइगॉट्स्की और एक कौन थे, जीन पियाजे। ठीक है, दोनों की आपस में रहती थी, मतलब बोलते हैं ना कि 36 वाला आंकड़ा, वो चीज थी। एक्चुअली ना वाइगॉट्स्की क्या करते थे, भाषा पर फोकस करने का काम करते थे, और जीन पियाजे क्या करते थे, जीन पियाजे बुद्धि पर फोकस करते थे, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोनों का 36 का आंकड़ा आप मान के चलो, इनकी इनसे नहीं पड़ती थी और इनकी इनसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाषा पर फोकस कर रहा है, वो लैंग्वेज पर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थॉट जो है वो मेन है। सेकंड कट कर दो, ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज एंड थॉट ये भी कट करो, एंड फोर्थ तो अपने आप कट हो जाएगा। तो इससे आपको पता लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो जस्टिफाई कर रहा है क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइगॉट्स्की। लो वाइगॉट्स्की भैया आ गए, तो वाइगॉट्स्की को देख लो। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती है जो माइंड में सेट किया करो। वाइगॉट्स्की का लैंग्वेज सेट कर लेना, और जीन पियाजे का आप क्या सेट कर लोगे, माइंड। ठीक है, ये मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक बता दी है, आप कर लेना। तो वाइगॉट्स्की का जब आया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भाषा को देख लो, अब भाषा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बिना बाकी ऑप्शन देखे आप यही सही करो, क्योंकि वहाँ पे बात हुई है किसकी, लैंग्वेज की। 2, 3, 4 पढ़ लो, देखो कॉग्निटिव तो जीन पियाजे ने दिया है, कट, देयर इज नो रिलेशन। बताओ, थर्ड में तो रिलेशन खत्म कर दिया, और फोर्थ में कॉग्निशन इज इन, ये भी बेकार है ना। तो मतलब जीन पियाजे ने ये थोड़ी कहा था कि भाषा चाहिए ही नहीं, बिल्कुल, है ना, भाषा होनी नहीं चाहिए। देखो भाषा होगी तभी तो हम विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले ना हमारी जो है बुद्धि डेवलप होती है, उसके बाद भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन प्रपोज बाय। अब देखो चोमस्की ने क्या कहा था, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट। देखो बार बार मैं यहाँ बना रही हूँ, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है ये प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो नोम चोमस्की के अकॉर्डिंग इनमें से क्या पूछा है इन्होंने, अच्छा डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट देख लिया करो, क्योंकि ये बड़ा तंग करता है। अगर ये चीज आपने नहीं देखी तो आंसर सीधा सीधा गलत हो जाएगा, भले ही आपको कितना आता हो। तो डज नॉट का मतलब डीप स्ट्रक्चर है क्या, डीप स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज नहीं, लैंग्वेज, हाँ ठीक है भाई। ट्रांसलेशन ग्रामर, ये भी सही बताया था, है ना, ट्रांसलेशन ग्रामर ये भी बताया था चोमस्की ने। एक्विजिशन बिल्कुल, द मेन रोल ऑफ द चाइल्ड। इन्वायरमेंट की बात नहीं की, यानी कि एक सेकेंड, टेक्निकल चीजें हैं, है ना, तो हो जाता है। फिलहाल आप देखो, मेन रोल चाइल्ड इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट वाली बातें नहीं की थी चोमस्की की थ्योरी में। आप कहीं से भी देख लो, उन्होंने इन्वायरमेंट का 1% भी इफेक्ट नहीं बताया। ठीक है, जो कि गलत भी है, अगर मेरे अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर आप ऑप्शन 4 लगा के आएंगे, क्योंकि क्या है, इन्वायरमेंट की बात चोमस्की ने नहीं की थी। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अच्छे से हमने कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर की है। देखो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि कई बार इसमें आ जाता है, रीट के एग्जाम्स होते हैं, एमपी टेट, अभी एमपी टेट वैसे आया हुआ है, एमपी में शिक्षक भर्ती, वहाँ आप फिल कर सकते हैं। और बाकी हमने अपने चैनल पे अभी एक वीडियो अपलोड की है ग्रुप डी की भी, और जितनी भी हमारी मतलब रेलवे शिक्षक भर्ती वो आई है, उससे मैंने सारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको दी है। आपने नहीं देखी है अभी तक, तो चैनल पे हमारी वीडियोस हैं वैकेंसी से रिलेटेड, वहाँ पर आप जाकर उसको चेकआउट करें। बाकी सीडीपी फिनिश होने वाली है, 1-2 वीडियोस और हैं, और सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो एग्जाम्स के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एंथुजियाज्म के साथ। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।